हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस क्लास। आज हम इसमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, किंग एंड दी क्राउन, सम्राट और राजमुकुट। सम्राट हम ब्रिटेन के प्रेसिडेंट को कहते हैं और राजमुकुट क्राउन को, जो वो धारण करते हैं, पहनते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, यदि सम्राट राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी वह उस पोत का मस्तूल अवश्य है जिस पर पाल लटका हुआ है, और इस प्रकार वह उस पोत का न केवल लाभदायक वरन अत्यंत आवश्यक अंग है। इसमें प्रेसिडेंट की इम्पोर्टेंस बताई गई है। जो ब्रिटेन का प्रेसिडेंट है उसके पास ज़्यादा पावर नहीं है ना, क्योंकि वास्तविक शक्ति किसके पास है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन फिर भी वो एक इसेंशियल पार्ट है। ओके, इन इंग्लिश, इफ द किंग इज नो लॉन्गर द मोटिव पावर ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, it is the spur on which the sail is bent, and as such it is not only a useful but an essential part of the vessel. ओके, सम्राट क्या होता है, उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है क्योंकि वो नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन तब भी वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान सम्राट, फॉर्मल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव किंग। जो किंग है मीन्स सम्राट है, वो क्या है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम, कार्यपालिका का फॉर्मल हेड है। क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है ना, तो वहाँ पर जो एक्चुअल पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास ना होकर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी यही है कि जो सारी पावर है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास है। सम्राट और राजमुकुट, किंग एंड द क्राउन, पहले इनको एक ही माना जाता था। जैसा कि आपको पता है, ब्रिटेन में पहले राजतंत्र था। ठीक है, राजा का शासन होता था, तो सम्राट के पास ही सारी पावर होती थी। जब उसको राजमुकुट पहनाया जाता था, राजतिलक होता था उसका, तो सारी पावर और सारी शक्तियाँ सम्राट को मिल जाती थी। लेकिन अब इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि अब वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो सम्राट सिर्फ नाम मात्र का प्रधान रह गया है और वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास चली गई है। ओके, नेक्स्ट, सम्राट के उत्तराधिकारी का नियम, रोल ऑफ सक्सेशन ऑफ एम्परर। उत्तराधिकारी क्या होता है कि उनके बाद राजा कौन बनेगा। पहले रूल था कि जो वहाँ का सम्राट और साम्राज्ञी है, ठीक है, एम्परर और एम्प्रेस हैं, उनके जो बड़े बेटे होंगे उन्हें ही सिंहासनाधिकारी कर दिया जाएगा, मतलब सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा। और अगर उनकी कोई बच्चा नहीं है तो फिर उसके बाद उत्तराधिकारी की व्यवस्था पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी। ठीक है, ऐसा हुआ भी है पहले। फिर 1702 में उत्तराधिकारी के नियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, उसके अकॉर्डिंग ही इस रूल में चेंज किए गए। ठीक है, अब जो राजपद है, ठीक है, उसके जो वेतन और भत्ते होते हैं, सैलरी एंड अलाउंस, वो लगभग कितने हैं, जो वहाँ की साम्राज्ञी होगी, ये जो प्रेसिडेंट होगा, उसको करीब 1,40,00,000 पाउंड एवरी ईयर दिए जाएंगे। ठीक है, हर साल उसको 1,40,00,000 मिलेंगे और उस पर कोई टैक्स भी नहीं होगा। ठीक है, और ना ही उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती होगी। और जो उसके फैमिली मेंबर होंगे शाही परिवार के, उनको भी खर्चे के लिए कुछ वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ब्रिटेन में सम्राट पद पर कुल मिलाकर हर साल 50 लाख पाउंड का खर्चा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इनके पास बहुत सारी पावर होती हैं सम्राट के पास, जैसे कार्यपालिका शक्ति होती है। राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राजमुकुट कौन पहनता है? राजा। इट मीन्स जो राजा होगा वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर होंगे उनको अपॉइंट करेगा, और वो जल, थल और नभ तीनों सेनाओं का क्या होगा, पदाधिकारी होगा। ठीक है, और उनको नियुक्त भी करेगा। वो खुद भी है, और जो उसके होंगे अध्यक्ष, उनको अपॉइंट भी करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। और जो अन्य देश हैं उनसे संबंध भी काम करने का कार्य किसका है? राजा का। राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। ठीक है, जो युद्ध की घोषणा होती है, अनाउंसमेंट ऑफ वॉर, और संधि वार्ता जो एग्रीमेंट होता है, वो भी राजा के नाम पर ही होता है ना, उसका ही अधिकार है। व्यवस्थापन में भी इनकी कुछ शक्तियाँ हैं। व्यवस्थापन मतलब मैनेजमेंट में, जैसे कोई भी विधेयक है, बिल पेश होगा, है ना, तो
राजा को बुलाया जाएगा, राजा दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है, उसको कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। भाषण सबसे पहले वो देता है राजा, तो ये सब उसकी शक्तियाँ हैं। न्याय में भी उसे न्याय का स्रोत कहा जाता है सम्राट को, फाउंटेन ऑफ जस्टिस। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसके अगेंस्ट किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, ठीक है। और जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। धार्मिक क्षेत्र में भी उसे शक्तियाँ प्राप्त हैं, और प्रेसिडेंट को धर्म रक्षक कहा जाता है, धर्म की रक्षा करने वाला। वहाँ पे चर्च की व्यवस्था है, तो चर्च का जो लोग होते हैं उस पर भी प्रेसिडेंट का काफ़ी प्रभाव होता है, और प्रेसिडेंट को उपाधियाँ देने के भी राइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, सम्राट की वास्तविक शक्ति। सम्राट राज करता है, शासन नहीं। एक्चुअल पोजीशन ऑफ द किंग रेजन्स बट डज नॉट गवर्न। अब राजा के पास ज़्यादा शक्ति नहीं है तो वो शासन नहीं कर सकता, शासन तो प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन वो क्या है? वो राज करता है। उसकी जो स्थिति है वो बहुत कैसी है? सम्मान्य है ना, सब लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। इसमें फाइनल ने लिखा है, ये विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का एक शून्य स्थान है। ओके। अब बहुत बार ऐसा हुआ था कि पहले बहुत ज़्यादा पावर थी उनके पास, लेकिन अब नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ था? हैनोवर वंश के प्रथम दो राजा, जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय, ये इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं जानते थे, ठीक है। इंग्लिश भाषा उन्हें नहीं आती थी, और ना ही ये ब्रिटिश पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट रखते थे। तो इन्होंने क्या करा? मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनकी अध्यक्षता नहीं की, जिससे प्रधानमंत्री के पद का विकास हो गया, ठीक है। सारी पावर किसके पास चली गई? प्रधानमंत्री के पास चली गई, ठीक है। तो 1688 से 1688 से ये क्रांति हुई कि वहाँ पे राजतंत्र की जगह लोकतंत्र स्थापित हो गया। ओके। नेक्स्ट हेडिंग, सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। त्रुटि मीन्स मिस्टेक। द किंग कैन डू नॉट रॉन्ग। सम्राट कुछ भी गलत नहीं कर सकता। क्यों? ये तो कहने के लिए है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता, है ना, लेकिन इस चीज़ को सिद्धांतिक रूप से सही भी माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो सम्राट कानून के ऊपर है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरा, जो सम्राट है वो अपने स्वविवेक से कोई काम नहीं करता, मतलब खुद की सोच समझ से। वो किसकी परामर्श पर काम करता है? कैबिनेट की, ठीक है। कैबिनेट क्या होता है? मिनिस्टर का ग्रुप होता है, उसकी सलाह से काम करता है, ठीक है। तो इसलिए वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। राजपद का औचित्य या उपयोगिता है। ब्रिटेन विश्व में प्रजातंत्र का अग्रदूत है, ठीक है। ब्रिटेन में प्रजातंत्रीय भावना अन्य किसी देश की तुलना में कम नहीं है, लेकिन विश्व के अन्य देशों में जहां राजतंत्र समाप्त हो रहा है, ब्रिटेन के लोग ऊंचे स्वर में आज भी नारा लगाते हैं, सम्राट चिरंजीवी हो, लॉन्ग लाइव द किंग, ठीक है। वहाँ पर राजतंत्र की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो लोग क्या हैं? प्रैक्टिकल हैं, व्यवहारिक हैं। नेक्स्ट हेडिंग, राजपद का औचित्य। राजपद का औचित्य, ब्रिटेन में ही राजा का पद इतना अधिक सम्मानित कैसे बना, ठीक है। फर्स्ट है ऐतिहासिक महत्व की संस्था, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। इसके बारे में ऑग ने एक लिखा है, राजतंत्र इंग्लैंड की अपनी संस्था है, बाहर से आयात करके लाई हुई संस्था नहीं है। मोनार्ची इन ब्रिटेन इज एन इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन नॉट एन इम्पोर्टेंस। मतलब जो राजतंत्र है वो ब्रिटेन में ही बना है, ये लगभग 1168 साल पुराना है, ठीक है। बहुत पुराना है, बहुत टाइम से वहाँ पर क्या चल रहा है? राजतंत्र चल रहा है। फिर जैसे जैसे लेकिन चेंज हुआ, वैसे वैसे इसको चेंज भी किया उन लोगों ने, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बहुत लंबे टाइम से एक ऐतिहासिक महत्व की संस्था रही है। नेक्स्ट, राजपद का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द किंगडम। राजपद का लोकतंत्रीकरण मतलब राजतंत्र को लोकतंत्र में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। अब 1688 की जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई वहाँ पर, तो उन्होंने लोकतंत्र के विकास में कभी बाधा उत्पन्न नहीं करी, और उसको शांतिपूर्ण किस में चेंज कर लिया? लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, ठीक है। ऑग ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था को राज मुकुटधारी गणतंत्र, क्राउन्ड रिपब्लिक के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट, सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में, जो पहले ये
प्रथा थी कि सब लोग सम्राट को परामर्श देते थे, ठीक है, जो मंत्री होते थे वो सम्राट को परामर्श देते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, कैबिनेट को सम्राट परामर्श देता है, सम्राट को बहुत एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो इसलिए वो अपना एडवाइस किसको देता है, मंत्री को देता है, ठीक है। नेक्स्ट, सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व, साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एम्परशिप। इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्व है। ये जनता के लिए सरकार और राज्य का साकार रूप है और राजभक्ति के माध्यम से देशभक्ति का संचार करता है, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट को नहीं चाहते वो लेकिन सम्राट को ज़रूर चाहते हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल ये इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट हेडिंग, आर्थिक औचित्य, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन। राजपद की उपयुक्त सभी उपयोगिताएं तो हैं ही, आर्थिक दृष्टिकोण या व्यय के आधार पर भी राजपद के औचित्य को चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है, उस पर खर्चा होता है, उसके आधार पर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? कि राजतंत्र पर इंग्लैंड की इनकम के 1% का 20वां भाग खर्च होता है, ठीक है, जितनी उसकी इनकम है इंग्लैंड की, उसकी 1% का 20वां भाग राजतंत्र इस पे खर्च होता है सम्राट की पोस्ट पर, ठीक है, राजपद पर। यदि राजपद को इलेक्शन के द्वारा प्रदान की व्यवस्था की जाए तब भी चुनाव, वेतन भत्ता, कर्मचारी मंडल, इन सब में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो राजपद से होने वाले लाभों की तुलना में वस्तुतः ये धनराशि कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सम्राट और राजमुकुट क्या है। वहाँ पर सम्राट की स्थिति क्या है, जो यहाँ पर प्रेसिडेंट की है, और राजमुकुट हम क्राउन को कहते हैं, जिसे पहनकर राजतंत्र में सारी पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। ओके, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।